Hello everyone, good morning. Welcome to my new video which is stages of extension education. तो वीडियो शुरू करने से सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक शेयर तो ज़रूर करना है, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग इसे देख के अपना कुछ लाभ ले सकें। ये है स्टेजेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, मतलब भारत में एक्सटेंशन एजुकेशन की स्टेजेस हैं, प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स और पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स। उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये सबसे पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स के बारे में। तो प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स थे जो आज़ादी से पहले शुरू हुए। उसमें फर्स्ट था आइडियल विलेज प्रोजेक्ट। आइडियल विलेज प्रोजेक्ट को सर डैनियल हैमिल्टन थे, उन्होंने 1903 में इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने एक प्रोजेक्ट चेन्नई के पास एक सुंदरम विलेज है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और एक कोऑपरेटिव डिपॉजिट इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप इन 1903 अंडर दिस प्रोजेक्ट। इसमें क्या था कि सेविंग्स के साथ साथ जो हेल्थ प्रोग्राम और गांव वालों के लिए, जो सुंदरम विलेज के गांव वालों के लिए उन्होंने हेल्थ प्रोग्राम और उनकी लिटरेसी और स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनकी एजुकेशन के लिए और उनके वोकेशनल डेवलपमेंट यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो वुमेन चला सकती हैं, उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम ये आइडियल विलेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इसमें क्या था, जो एम्फेसिस था, जो यंग फार्मर्स होते हैं, अनएम्प्लॉयड यंग फार्मर्स होते हैं, उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने ये, और उन्हें सेल्फ डिपेंड मतलब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उन्हें दी जाने के लिए, ताकि वो सिर्फ विलेज पर ही, फार्मिंग पर ही डिपेंड ना रहे, वो अपना खुद का कुछ काम कर सकें। ठीक है, उनके लिए उन्होंने ये विलेज प्रोजेक्ट शुरू किया यंग फार्मर्स के लिए। आइडियल विलेज प्रोजेक्ट सर डैनियल हैमिल्टन के द्वारा स्टार्ट किया गया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं श्री निकेतन प्रोजेक्ट। श्री निकेतन प्रोजेक्ट 1920 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया। इसका जो प्लेस था वो था श्री निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है। श्री निकेतन वेस्ट बंगाल। इसमें उन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रूरल पीपल की हेल्प करने के लिए एक स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप की, और उसमें इनका उद्देश्य था कि लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए ताकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सके, मोटिवेट हो सके और वो अपना खुद का कुछ काम कर सकें। ठीक है, और डेयरी फार्मिंग भी उन्होंने डेवलप की, डेयरी फार्मिंग। ठीक है, जहाँ पर गाय भैंस कैटल्स वगैरह होते हैं, और वो मतलब वहाँ के गांव के लोगों के लिए, श्री निकेतन प्लेस के लिए जितने भी विलेजर्स थे, उनके उनका खुद का कुछ काम करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक श्री निकेतन प्रोजेक्ट बनाया। और उनका ये भी उद्देश्य था कि लोगों में आपस में सहयोग की भावना जागे। कोऑपरेशन फीलिंग डेवलपमेंट भी उनका एक लक्ष्य था। तो इस तरह से श्री निकेतन प्रोजेक्ट हुआ। सबसे पहला था आइडियल विलेज प्रोजेक्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं यूजीसी की, या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एक्सटेंशन है होम साइंस में, एक्सटेंशन सब्जेक्ट। अगर आप बीएससी होम साइंस करते हैं तो एक्सटेंशन अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, लेकिन अगर आप होम साइंस ग्रेजुएशन बीए होम साइंस करते हैं तो इसमें ही फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उसमें ये उसकी यूनिट में ये टॉपिक है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम्स में भी आता है। तो फिर नेक्स्ट था
तो इसीलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल आपके लिए ही बनाया गया है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कुछ आपके एजुकेशन में, आपके इम्प्रूवमेंट में आपको मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट था गुड़गांव प्रोजेक्ट। गुड़गांव प्रोजेक्ट डेवलप किया गया एफएल ब्रेन के द्वारा। एफएल ब्रेन, इन्होंने 1920 में इसकी शुरुआत की, गुड़गांव प्रोजेक्ट। अब नाम से ही क्लियर है कि गुड़गांव में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसका उद्देश्य था क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है, और पहले के टाइम में तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी, तो गाँवों में क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और जो अधिक खर्चा हो जाता है, बेकार का खर्चा, उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम डेवलप किया गया, विलेजर्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। और मेन इसका जो उद्देश्य था, जो विमेन एजुकेशन को पूरा करने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव विमेन एजुकेशन, ये इसका मेन उद्देश्य था। तो क्या क्या हो गया गुड़गांव प्रोजेक्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, जो भी होम साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं। एफएल ब्रेन 1920 में क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और मेनली विमेन एजुकेशन, विलेज की विमेन, क्योंकि उस समय में, ये आज़ादी से पहले की बात है 1920 की, तो उस टाइम में तो विलेज जो एजुकेशन, विमेन की एजुकेशन को बिल्कुल भी नहीं रोक दिया जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था लड़कियों को। तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट, गुड़गांव प्रोजेक्ट। फिर नेक्स्ट था मारथंडम प्रोजेक्ट। मारथंडम प्रोजेक्ट डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1921 में। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो गांव के विलेज पीपल्स है, रूरल पीपल हैं, उनके बीच में आपस में उन्हें एक दूसरे की कोऑपरेशन की फीलिंग बढ़ाना, और उनमें आपस में ऐसी फीलिंग बढ़ाना ताकि वो आपस में एक दूसरे पर विश्वास कर सकें, ठीक है, खुद पर विश्वास कर सकें, ताकि खुद पर विश्वास कर सकें कि वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और आत्मसम्मान की भावना को इम्प्रूव करना, और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि कोऑपरेशन, उस समय क्या था कि लोग कोऑपरेट नहीं करते थे आज़ादी से पहले की, तो उनके कोऑपरेशन की भावना को बढ़ाना, और क्योंकि इतनी अशिक्षा थी कि लोगों को, क्योंकि आज़ादी से पहले की बात है, तो उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा इतना ज़्यादा लोगों आपस में लड़ाते, आपस में जो है इतना भेदभाव की भावना हो जाती थी, और किसी तरह से उन्होंने भारत पर राज करने के लिए बहुत सारी गलत नीतियां अपनाई, जिसकी वजह से लोगों में जो कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की भावना, वो ना के बराबर रह गई थी। तो ये जो इतने प्रोजेक्ट्स आज़ादी से पहले स्टार्ट किए गए, उनका उद्देश्य ये था कि लोगों में आपस में जो सहयोग की भावना है, कि वो आपस में मिलजुल कर कार्य करें, ये बढ़ सके, इम्प्रूवमेंट हो सके उसमें, क्योंकि उसमें आपस में ही लोगों को लड़ाया जाता था किसी न किसी बात को लेकर। और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ाना, और उनमें विश्वास की भावना को बढ़ाना, कि वो अपना काम खुद कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, और उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और उनके जो एटीट्यूड है, उनका जो सोच है, विचार है, उसमें बदलाव लाना, ये इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये जितनी भी योजनाएं, प्रोजेक्ट चलाए गए आज़ादी से पहले, वो सब लगभग सफल हुए थे, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है सेवाग्राम प्रोजेक्ट। ये भी 1920 में आया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी 1920 में। इसका एक
वारधा में इसका शुरुआत हुई थी। वारधा में एक आश्रम है, उन्होंने एक आश्रम बनाया था जिसे सेवाग्राम का नाम दिया गया, और एक तरह का ये वेलफेयर प्रोजेक्ट था, मतलब लोगों के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए, विलेज पीपल के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोगों के जो आर्थिक और उनके सामाजिक, जो उनको दबाया जाता था आर्थिक और सामाजिक रूप से, उसको बचाना, ठीक है। और एक पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति की भावना को उनमें पैदा करना, उनकी एक फीलिंग लाना कि वो भी देशभक्त हैं और वो देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो मेन उसका, क्योंकि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि एक महान देशभक्त थे, तो उन्होंने इस तरह की एक प्रोजेक्ट चलाया ताकि लोगों में, सभी लोगों में एक पैट्रियोटिज्म की भावना की फीलिंग विकसित हो सके। ठीक है। फिर इस ऑब्जेक्टिव, इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गांधी जी ने गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी स्टार्ट किया। और इस गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो उन्होंने सेवाग्राम प्रोजेक्ट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू किया, उनका उद्देश्य ये था कि लोगों को हेल्थ, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बताना, ठीक है। खासकर जो विमेन हैं उन्हें बताना कि वो किस प्रकार से अच्छे से रह सकती हैं, और गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में उन्हें बताना, कैसे उनकी स्वास्थ्य को अच्छा रख सकती हैं, और उनको उनके प्राथमिक और जितने भी एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उनको लागू करना, मतलब लोगों की शिक्षा के लिए भी उन्होंने कार्य किया। फिर सामाजिक एकता के लिए, सोशल हार्मनी, क्योंकि लोग उस समय समाज में मिलजुल कर नहीं रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, क्योंकि अगर वो सब एकजुट हो जाते तो उनका जाना तय था। तो सोशल हार्मनी को बढ़ाने के लिए गांधी जी ने भी एक प्रोग्राम, गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम स्टार्ट किया। और उन्होंने ये देखा कि इसमें जो मदर टंग है, यानी हमारी मातृभाषा के में ही बात किया जाए, और दूसरे जो राष्ट्रीय, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, भारतीय मातृभाषा और अलग और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में को इन्होंने इसमें विकसित करने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट था बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये एक भी बड़ौदा में था, जो कि 1932 में एक बीटी कृष्णमाचारी जी ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट होता बड़ौदा में, ईयर था 1932। इसका उद्देश्य था कि जो कृषि होती है, एग्रीकल्चर यानी कृषि के विकास के लिए जितने भी ज़रूरी आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक कारक होते हैं, उसको विकसित करना, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज़ को विकसित करना, लोगों को नए नए स्किल्स के बारे में बताना, और औद्योगिकरण करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को विकसित करना, और लोगों का सबसे पहले कि एजुकेशन को बढ़ाना, क्योंकि उस समय लोग अशिक्षित थे, उनके पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि सारा पैसा तो अंग्रेज़ों ने लूट लिया था। तो उसकी एजुकेशन को बढ़ाना, और एजुकेशन बढ़ा के औद्योगिकरण को विकसित करना, ताकि लोग, उद्योग विकसित होंगे तो लोग खुद ही अपना खुद का कुछ काम कर सकेंगे और सब आत्मनिर्भर रहेंगे। ठीक है। एडल्ट एजुकेशन, मतलब जो लोग बचपन में, छोटे में, यंग एज में नहीं पढ़ पाए हैं, प्राइमरी एजुकेशन जिनकी नहीं कंप्लीट हो पाई है, वो बड़े में एडल्ट एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन को ले सकें। ठीक है। और उससे अपना खुद का कुछ काम कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यूज द स्कूल टीचर्स ऑफ विलेज इन एक्सटेंशन प्रोग्राम। अब जितने भी गांव के, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी शिक्षक थे, उनको उस एक्सटेंशन प्रोग्राम में शामिल करना, मतलब उन लोगों को, उन टीचर्स को जो प्रसार शिक्षा है उसमें योगदान देने के लिए उनको योगदान
शिक्षकों के द्वारा योगदान दिया गया। फिर नेक्स्ट था फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट हुआ मद्रास गवर्नमेंट, इसमें कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं था, एक मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा ये फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1946 में स्टार्ट किया गया। इसका मेन उद्देश्य था कि लोगों का ऑलराउंड यानी कि सर्वांगीण विकास, हर तरह से फिजिकली, मेंटली और सामाजिक और उनका फाइनेंशियल सब तरह का विकास करना गांव विलेज पीपल का, यानी रूरल पीपल जो गांव में रहते हैं, क्योंकि वही पहले उस टाइम तो गांव होते, शहर होते ही नहीं थे। तो सब जितने भी ग्रामीण लोग हैं उनका सर्वांगीण विकास करना, और जो पीने का पानी है और संचार के जो स्रोत हैं उसको विकसित करना, क्योंकि उस समय पीने के पानी की बहुत अनुपलब्धता थी। पीने का पानी ऐसा था कि सबके साथ सबको नहीं मिल पाता था, क्योंकि उस समय इस तरह से घर घर में नल नहीं होते थे, एक कोई नदी या तालाब, और उसमें सबका सभी लोगों का जो पहुंच नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो पानी की उपलब्धता सबको पहुंचाना, और संचार मतलब बातचीत और आपस में कहीं दूसरी जगह पे जाने के लिए, दूसरे लोगों से बात करने के लिए उनको एक तरह का रास्ता दिखाना। ठीक है, पंचायत की कमिटीज़ को विकसित करना और लोग आपस में लोगों के बीच में सहयोग की भावना को बढ़ाना, ये सब फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये मद्रास गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इस समय, जो जिसे हम चेन्नई कहते हैं तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट इसके बाद आया इंडियन विलेज सर्विस। इंडियन विलेज सर्विस 1945 में स्टार्ट हुआ था। एक अलीगढ़ में एक गांव है अगसोली, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी जो मेन इसको स्टार्ट किया था डॉक्टर W.H. विशर ने। उनके गाइडेंस में इस इंडियन विलेज सर्विस की इंडियन विलेज सर्विस योजना की शुरुआत हुई थी, और इसके जो इसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर W.H. विशर के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि रूरल पीपल को इस तरह से पढ़ाना कि वो अपनी समस्याओं का खुद ही समाधान कर सके, उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े। अगर उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो खुद ही उसको आपस में मिलजुल कर दूर कर सके। ठीक है, और विकास कार्यों में खुद आपस में मिलजुल कर वो अपने को सेल्फ डेवलप कर सके, इंडिपेंडेंट कर सके। और ये भी उनको एक मौका दिया गया कि जितने भी ग्रामीण विकास के काम हैं वो खुद ही आपस में मिलजुल कर सहयोग कर सकें, आपस में अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर एक अपने गांव को विकसित कर सके। ठीक है, और दूसरा और अलग अलग तरह की योजनाएं, जो विकास योजनाएं होती हैं, उनको भी वो विकसित कर सकें और उन्हें सफल बना सकें। ठीक है, फिर हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए, एजुकेशन प्रोग्राम चलाए गए, और कॉटेज इंडस्ट्री को विकसित किया गया इस इंडियन विलेज सर्विस के अंदर। ये सब गांव वालों के लिए, जो विलेज रूरल पीपल होते हैं उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। फिर अब नेक्स्ट होता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये तो सारे प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स थे। अब आज़ादी के बाद आज़ादी हो गई, देश आज़ाद हो गया, उसके बाद कुछ प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम। उसमें था सबसे पहला इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी हो गई थी उसके बाद जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था सबसे पहला, वो था इटावा पायलट प्रोजेक्ट। 1948 सितंबर में इसकी शुरुआत हुई थी अल्बर्ट मेयर के द्वारा। इसका जो जैसे इटावा पायलट प्रोजेक्ट नाम से ही क्लियर है कि इटावा में एक महोबा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में है इटावा, वहाँ पर महोबा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी अल्बर्ट मेयर के द्वारा। और
उसमें इसका जो योजना का उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट का, वो ये था कि कितना ज़्यादा लोगों ने सामाजिक रूप से अपने को विकसित किया है, अपना खुद कितना इंडिपेंडेंट हुए हैं और कितना उनका विकास हुआ है, किस हद तक उनका विकास हुआ है उस समय तक। ठीक है, तो ये इस योजना का उद्देश्य था, लोगों में सहयोग की भावना को बढ़ाना और गांव वालों में खुद ही उनके बीच में एक पहल करने की कोशिश करना, उनको ये भावना इस भावना को बढ़ाना कि वो अपना आपस में सहयोग कर सकें और खुद पहल कर सकें। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो वो खुद कुछ नहीं कर सकते थे, दूसरों पर निर्भर थे। तो इस वजह से इस योजना को स्टार्ट किया है कि वो खुद का कुछ काम कर सकें। फिर नेक्स्ट था नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट, ये भी जुलाई 1948 में SK डे के द्वारा स्टार्ट हुआ था। इसका जो प्लेस था वो था कुरुक्षेत्र नामक जगह पर, जो कि हरियाणा में है, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। और इस योजना का उद्देश्य था कि लोग खुद पर डिपेंड रहें, हर जीवन के हर क्षेत्र में उनके सेल्फ डिपेंडेंस रहें, किसी और दूसरे पर निर्भर ना रहें, अपना खुद का काम करें, खुद अपने पर निर्भर रहें और अपनी जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनके अनुभव है, उसके आधार पर अपना जो कार्य क्षेत्र है, अब उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई। प्रोफेशनल ट्रेनिंग यानी इस प्रकार की ट्रेनिंग जिससे वो खुद का कुछ काम कर सकें, आपस में अपना जो ऑक्यूपेशन है, जो कि उनकी फार्मिंग है या खुद का कोई बिजनेस है, तो उसमें वो सफलता हासिल कर सकें। और जो मिडल मैन सिस्टम होता है, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जैसे दो लोग, फॉर एग्जांपल दो लोगों को आपस में बात करनी है, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इस जो मिडल मैन सिस्टम है, जो दोनों से बातचीत कर रहा है, लेकिन वो दोनों आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मिडल मैन है जो उस दोनों पर्सन्स को जानता है और वो उनकी बातचीत आपस में करा रहा। तो इस मिडल मैन को हटाना बीच से, ये भी इस योजना का उद्देश्य था जो एक्सपेरिमेंट किया गया नीलोखेड़ी। फिर नेक्स्ट योजना थी स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, ये स्टार्ट हुई थी 1971 में। स्मॉल फार्मर्स, जिसे SFDA भी कहा जाता था, इसमें मेन क्योंकि फार्मर्स की विकास के लिए योजना शुरू की गई, तो इसका जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं और एग्रीकल्चरल लेबरर्स जितने होते हैं, उनके लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI के द्वारा, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हो चुका था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये योजना शुरू की थी। जितने भी किसान थे उनके लिए और खेतों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उन लोगों के लिए योजना शुरू की गई थी, ताकि जो छोटे किसान हैं वो अपनी जो खेती है उसको विकसित कर सकें, नई नई तकनीकों को अपना सकें। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो किसान हैं उनको अपने खेती में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी फसल अच्छे से हो, इस योजना को शुरू किया गया 1971 में। फिर नेक्स्ट था इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी ITDA। इस योजना की शुरुआत भी हुई थी। ये जितने इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत भी 1971-72 में हुई थी, और इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया था जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, जिन्हें हम जो विशेष ट्राइब्स होते हैं अलग अलग, और ट्राइब्स में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए इस योजना को विकसित किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि उनकी जो साधारण बेसिक जो मेन समस्याएं हैं
उनको एडमिनिस्टर करना और उनके लिए कुछ लॉज बनाना, ठीक है, ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके हर प्रकार की, उनकी पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके, उनको प्रोटेक्शन, उनकी जो लैंड्स हैं उसके बारे में कोई रूल नहीं था, उनकी लैंड्स को कोई भी हड़प सकता, तो उनकी लैंड जो ट्राइबल लैंड्स हैं, उनकी जो ज़मीन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए योजना चलाई गई, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी। तो नेक्स्ट था ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम में इसको ये एक रीऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम, ठीक है, एक प्रसार सेवा के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका जो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम नाम है वो बहुत ज़्यादा मशहूर फेमस हुआ था। इसको जाना जाता है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी रीऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम नाम के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट थे डेनियल बेनर, इन्होंने इस योजना को शुरू किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो प्रसार शिक्षा है उसमें जो छोटे छोटे कमियां रह जाती हैं उसको रिमूव करना। इसमें जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, कृषि वैज्ञानिकों को एक नई दिशा मिली, एक नया राह मिली, ताकि वो जो खेती की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं, उसको दूर कर सकें, और देश को एक नया रास्ता मिला। और इसमें जो किसानों की ज़मीन है, उनकी जो इनकम है, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाए गए। फिर इसके बाद नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है 1983 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका था ब्रिज गैप बिटवीन रिसर्च सिस्टम विद दैट ऑफ एक्सटेंशन सिस्टम, यानी जो रिसर्च सिस्टम होता है, ठीक है, उसको प्रसार शिक्षा और रिसर्च सिस्टम दोनों को आपस में मिलाना, ये इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और उसको बहुत जल्दी हाई लेवल पर इम्प्रूव करना, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना का मेन लक्ष्य ये था कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो सके, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी जो उनका जो जीवन स्तर है वो भी अपने आप बढ़ेगा। तो इसका ये उद्देश्य था इस योजना का कि गांव में लोगों की जो सफल बनाना, उनकी जितने भी कृषि संबंधी समस्याएं उसको दूर करना, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, ये सब इस योजना का उद्देश्य था। फिर नेक्स्ट था इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। इस नाम से योजना की शुरुआत हुई थी 1995-96 में, और ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा IARI जो कि न्यू दिल्ली में है, उसके द्वारा 4 गांवों में इस योजना को शुरू किया गया। ये इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू साइंटिस्ट, मतलब ये साइंटिस्ट जितने वैज्ञानिक हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को, जो कृषि के लिए नई नई तकनीकें चलानी हैं, उसको पहले टेस्ट करें, ठीक है, खुद उसको देखे और वो गांव वालों के सामने उनको प्रयोग करके दिखाए कि किस तरह से नई तकनीकों को वो शुरू कर सकते हैं, किस तरह नई तकनीकों का प्रयोग करके वो अपने गाँव में, अपने खेती में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, नई अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो ये सब, और वो क्योंकि वो प्रसार शिक्षक के द्वारा इस तरह की नई नई टेक्नोलॉजीज़ को प्रयोग करते थे, तो वो अपने खेतों में किसानों को डायरेक्ट फीडबैक भी ले सकते थे कि उनसे इस योजना से, इस नई तकनीक से उन्हें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उनको समझ में आए कि नहीं आए। तो ये इस योजना का मेन उद्देश्य था। इसके बाद प्रसार शिक्षा का विकास धीरे धीरे होता गया। मतलब जितनी भी योजनाएं चलाई गई वो सभी खेतों के लिए, गांव वालों के लिए ही सभी योजनाओं का
जो था लक्ष्य रखा गया कि गांव वालों का जीवन कैसे स्तर कैसे सुधरे। तो अब और भी कई प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे, लेकिन मेन जो थे प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम इतने ही थे। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।